नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक लघु कथा पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगेगी आपको कहानी। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कहानी पर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी लिखी है सुधीर कुमार जी ने और कहानी का नाम है सबक। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, परेशान हो गई हूँ मैं तो। आज तो बुला ले इसके माँ बाप को, आज फैसला होकर ही रहेगा। सुधा जी एक हाथ में रोटी का डिब्बा लेकर अपना पसीना पोंछते हुए रसोई से बाहर आई। अपने बेटे निशांत से बोली। निशांत ने कहा, माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी अब रोज रोज की किट किट से परेशान हो गया हूँ। जब भी दफ्तर से आओ वो अपना बदन दर्द या सर दर्द लेकर ही बैठी रहती, कभी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा नहीं खोलती। निशांत ने अपनी माँ की बात पर अपनी सहमति जताते हुए अपनी राय रखी। बेटा जब बहू शादी करके आई थी तब तो ऐसे नहीं थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहती थी। उसे कुछ समय से ही ऐसा होने लगा है, तुम इसे एक बार डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कोई तकलीफ होगी। निशान के पिता आनंद जी जो अब तक उनकी बात सुन रहे थे, उन्होंने अपनी सलाह देनी चाहिए। निशांत उनकी बात काटते हुए बोला, अरे पिताजी कोई तकलीफ नहीं है, बस काम न करने के बहाने हैं। इसे अच्छा लगता है कि मेरी माँ तो रसोई में खड़ी खड़ी काम करती रहे और ये पलंग तोड़ती रहे। क्या भाई, मम्मी अकेले काम नहीं करती, मैं भी करवाती हूँ। निशांत की बहन प्रिया रसोई से अचार का डब्बा लेकर आती हुई बोली। निशांत झल्लाते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ सुनो, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है। कल मैं सुबह ही अपने ससुराल फोन करूंगा और उन्हें यहाँ आने के लिए कह दूंगा। अब वही आकर अपनी बेटी को समझाएंगे तो शायद समझेगी। निशांत, उसकी बहन और उसके माता पिता ने खाना खा लिया, पर किसी ने भी जाकर बहू नेहा को खाना खाने के लिए पूछा भी नहीं और ना ही उसे ले जाकर दिया। खा पीकर सुधा जी अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटकर भी उनकी आंखों में नींद नहीं थी। बहू की बातें उन्हें रह रहकर याद आ रही थी। उन्होंने जब बहू को आवाज देकर भोजन बनाने के लिए कहा था तो उसने बड़ी मरीज सी आवाज में कहा था कि कमजोरी की वजह से वो उठ नहीं पा रही है, सारे बदन में दर्द है और सिर भी बहुत दुख रहा है, लगता है कि बुखार भी है। तब उन्होंने उसे डांटते हुए कहा था कि ठीक है बहू, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कल तुम्हें मायके भेज दूंगी। तब नेहा ने कहा था, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अभी मायके नहीं जाऊंगी, ये तो मेरा अपना घर है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप और दीदी मेरी देखभाल कर लोगे ना। फिर मैं बीमार हूँ तब आपको खाना बनाना पड़ रहा है, तो आप खाना बनाएंगी तो क्या मेरी बीमारी में आप 2 वक्त का खाना बनाकर भी मुझे नहीं खिला सकेंगे क्या? अपने लिए तो आप लोगों को खाना बनाना ही है, उसमें मेरे लिए 2 रोटियां नहीं बन सकेंगी क्या मम्मी जी? उन 2 रोटियों से आपका काम ऐसा कितना बढ़ जाएगा। बहू की बात सुनकर सुधा जी अपनी बीमारी का रोना रोने लगी थी। तब नेहा ने कमजोर स्वर में कहा था, मम्मी जी आपके बुढ़ापे में आपकी रोटी पानी की व्यवस्था मैं ही तो करूंगी ना, फिर आज जब मुझे जरूरत है तो आप क्यों नहीं कर सकती। नेहा की बात सुनकर सुधा जी गुस्सा हो गई, लेकिन नेहा ने अपनी बात जारी रखी। मम्मी जी याद रखिए, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, आज आप जिस तरह का भोजन मुझे खिलाएंगे ना, उसी तरह का भोजन मैं भी आपको आपके बुढ़ापे में खिलाऊंगी। बासी खाना और रूखी सूखी रोटियां अगर आपने मुझे दिया तो समझ लीजिए कि बुढ़ापे में आपको क्या मिलेगा। सुधा जी ने जब बहू की ये बात सुनी तो गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, तू मेरे घर में रहते हुए मुझे ही धमका रही है। नेहा में कमजोरी की वजह से बोलने की ताकत भी नहीं थी, पर वह सोच रही थी कि कैसे भी करके इन्हें समझाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा ये काम। उसने वैसे ही कमजोर आवाज में कहा, मम्मी जी घर तो आपका पहले है, लेकिन मैं आपकी बहू हूँ तो थोड़ा हक तो मेरा भी है ना घर में, और बुढ़ापे में आपका ध्यान रखना तो मेरा ही कर्तव्य है। मम्मी जी आपके आज के व्यवहार पर ही आपका कल टिका होगा, ये बात ध्यान में रखिए। नेहा की बात सुनकर उसकी ननद प्रिया बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी से बात करने की तमीज नहीं है क्या भाभी आपको। वह कुछ और भी कहती, इसके पहले नेहा ने उसे टोक दिया। प्रिया देखो, भविष्य में आगे भाभी से ही मायका होगा तुम्हारा, अगर तुम मुझसे स्नेह और प्यार भरा रिश्ता बनाए रखोगी तो ही ये रिश्ता तुम्हारे लिए अपनापन लिए होगा और अच्छे से निभ पाएगा।
नेहा की एक एक बात सुनते हुए सुधा जी का गुस्से का पारा चढ़ता जा रहा था। यद्यपि नेहा बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन सुधा जी इसको बदतमीजी और उसकी मुंहजोरी समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि इस तरह से नेहा उनका अपमान कर रही है। बस उन्होंने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर अपने बेटे निशांत को बताई और कहा कि वे तो नेहा की इस कामचोरी और बीमार होने के बहानेबाजी से परेशान हो गई है। उधर बेचारी नेहा अपने कमरे में बदन दर्द और बुखार से बेहाल बिस्तर में पड़ी सारी रात रोती रही थी। अगले दिन सुबह ही निशांत ने अपने ससुर को आने के लिए फोन कर दिया। ससुर जी ने जब निशांत का फोन सुना तो बेचारे बेटी का बाप क्या न करता। निशांत ने उन्हें जिस तरह से फोन किया था वो सुनकर उनके तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बहुत घबरा गए। सारे काम धाम छोड़कर वे अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के घर के लिए रवाना हो गए। उनकी बेटी का ससुराल यानी निशांत का घर और उनका घर एक ही शहर में था, इसलिए वे दोनों नेहा के ससुराल में 2 घंटे में पहुंच गए। जब वे उनके घर पहुंचे तो ना तो किसी ने उनसे नमस्कार किया और ना ही किसी तरह का स्वागत सत्कार किया। बस उनके सिर सवार होके उनकी बेटी की शिकायतें करने लग गए। निशांत की माँ सुधा जी बोली, जाइए देख लीजिए, बेडरूम में पड़ी आपकी बेटी, अभी तक सोई पड़ी है। क्या ऐसा होता है क्या? भले घर की बहुएं ऐसी करती है? हमारे घर में तो बेटियां भी शादी से पहले भी जल्दी उठ जाती हैं, मगर वो अभी तक सोई पड़ी है। नेहा की माँ विमला ने अजी जी से कहा, अजी बहन जी, अगर वो अभी तक सोई पड़ी है तो शायद उसकी तबीयत खराब होगी। सुधा जी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, आपकी बेटी की तबीयत ठीक ही कब रहती है? आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। अपनी बीमार लड़की को हमारे बेटे के साथ विवाह करके भेज दिया हमारे घर। बोलते बोलते सुधा जी गुस्से में तमतमाकर लाल हो गई थी। विमला जी ने अपने पति को इशारा किया और दोनों ही शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ गए। दरअसल जब निशांत का फोन उसके ससुर के पास गया था तो उन्होंने पहले अपने बेटी से फोन पर बात भी की थी। उन्होंने नेहा से कहा था कि जब तक वो लोग उसे न बुलाए तब तक वो कमरे से बाहर न आए। सुधा जी और आनंद जी दोनों ही अपने समधी को इस तरह से शांतिपूर्वक सोफे पर बैठे हुए देखकर भौचक्के रह गए। वे अचंभित से उनके सामने आकर सोफे पर बैठ गए। वे भी उनके सामने आकर बैठे तो विमला जी ने शांतिपूर्वक पूछा, बताइए बहन जी, आखिर समस्या क्या हो गई है जो आप लोगों ने ऐसे सुबह सुबह हमें फोन कर जल्दबाजी में इस तरह बुला लिया? समस्या कोई नहीं है, धोखा हुआ है हमारे साथ। आपने शादी के वक्त कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार है, घर को संभाल कर चलने वाली है, घर की सारे काम जानती है और पूरे मन से घर में सबका ध्यान रखेगी। पर ये क्या ध्यान रखेगी, हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। आए दिन तो बीमार पड़ी रहती है। सुधा जी ने कहा, अच्छा, आप लोग कैसे रखते हैं इसका ध्यान? कल रात जब आपको खाना बनाना पड़ा तो क्या आपने घर की बहू से पूछा था खाने के लिए? बहन जी, अगर किसी इंसान की तबीयत खराब होगी और उसे ढंग से पौष्टिक खाना नहीं दिया जाएगा, समय से खाना पीना नहीं मिलेगा, तो वो ठीक कैसे होगा? विमला जी ने जब पूछा तो सुधा जी चुप रह गई। विमला जी ने आगे कहा, जहाँ तक बीमारी की बात है, शादी से पहले तो वो स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। यहाँ आने के बाद जब इसे 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ा और खाने पीने का कोई समय नहीं रहा, हिसाब ही नहीं कोई, तब इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई होगी। हमारे यहाँ तो ये अच्छी थी। और जहाँ तक आप धोखे की बात कर रहे हैं ना, तो धोखा आपके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ हुआ है, हमारी बेटी के साथ हुआ है। की बात सुनकर निशांत को गुस्सा आ गया। उसने एकदम सोफे पर से उठंग होते हुए पूछा, क्या क्या धोखा दिया आपको हमने? विमला जी ने सुधा जी की आंखों में देखते हुए सीधे सीधे पूछा, क्यों बहन जी, जब विदाई हो रही थी और नेहा मेरे गले लगी रो रही थी तो आपने कहा नहीं था कि नेहा आपके लिए बहू नहीं बेटी है, आप उसे बेटी की तरह रखेंगी, आपके लिए प्रिया और नेहा एक जैसी हैं? हाँ, तो क्या गलत कहा था मैंने? मेरे लिए जैसे प्रिया है वैसे ही नेहा है। सुधा जी ने तमकते हुए कहा, अच्छा, तभी तो आप नेहा को भी प्रिया की तरह ही देर से उठने पर ताने नहीं सुनाती। तभी तो आप और प्रिया दोनों मिलकर घर के काम करती है और जब नेहा काम करती है तो अकेली ही करती है। और तभी तो नेहा भी प्रिया की तरह ही आप सबके बीच में बैठकर खाना नहीं खाती बल्कि सबके बाद टाइम बे टाइम खाना खाती है। और तभी तो अगर नेहा बीमार हो जाती है तो प्रिया की तरह उसका ख्याल रखा जाता है। कैसे रखती हैं आप उसका ख्याल, बताइए? विमला जी ने व्यंग कसते हुए कहा था, देखिए बहन जी,
सुधा जी बोली, ऐसा तो विदाई के वक्त कहा ही जाता है, पर बहू और बेटी में थोड़ा तो फर्क होता ही है, इसमें धोखा कैसा? सुधा जी ने पूछा, इसी तरह हमने भी आपको कोई धोखा नहीं दिया। इंसान को इंसान जैसा रखेंगे तो वह इंसान जैसा ठीक ठाक रहेगा। जब आप घर के अंदर काम करती हैं तो आपकी बेटी आपके साथ आपकी मदद कर देती है, पर जब नेहा घर के काम करती है तो न आप और ना ही प्रिया उसकी मदद करवाते हैं। सारे घर की जिम्मेदारी अकेले उसके सर पर डाल रखी है आपने, और ना ही कभी आप लोगों ने देखा कि कम से कम घर के काम काजों से थक हार कर वह खाना खाती भी है या नहीं। अगर उसके लिए खाना नहीं बचता तो वह भूखी ही सो जाती है। ऐसे में कमजोरी आना और बीमार होना स्वाभाविक ही तो है। जब बहू इस घर को अपना मानकर आप सबकी सेवा में लगी रहती है तो क्या उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? बहन जी, ये कहाँ का कानून है कि घर के काम तो बहू सबके प्रति पूरी निष्ठा से करे, सबको अपना समझकर एक पांव पर खड़ी होकर करे, और बीमार हो जाए तो घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उसकी बीमारी में क्या बाहर वाले आकर उसकी देखभाल करेंगे, या उसे बीमारी में मायके भेज देना इस समस्या का समाधान है? आप ही बताइए। समधन के इस सवाल पर सुधा जी बोली, अरे बहन जी, घर में लोग ही कितने हैं, इतना तो कोई काम होता नहीं है, और हमने भी आकर सब अकेले ही संभाला था। हम तो कभी बीमार नहीं पड़े। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो आनंद जी का तो परिवार इससे भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल सही कह रही है बहन जी आप, बिमला जी बोली, पर आजकल के शरीर में वो जान कहाँ जो पहले हम लोगों के शरीर में थी। आजकल के बच्चों में इतनी क्षमता भी नहीं रहती, और ज़रूरी तो नहीं कि हमारे साथ जो हुआ वही हम अपनी बहू के साथ भी करें। हम अपनी सास को कभी अपनी माँ नहीं बना पाए, ना ही उन्होंने अपनी बहू को अपनी बेटी बनाया। लेकिन क्या हम अपनी बहू की माँ नहीं बन सकते? हमने जो भुगता है, क्या बहुओं से भी उसी तरह का जुल्म करना जरूरी है? भगवान की कृपा से आप सब तंदुरुस्त हैं। ऐसे में जब घर की बहू कोई काम करने में लगी रहती है तो उसके साथ आप भी मिलजुल कर काम कराएं। उसके अकेले पर कोई बोझ न डाले सारे काम का, तो क्या बुराई है? विमला जी ने पूछा। तभी नेहा के पिता ने कहा, माफ कीजिएगा भाई साहब, आपके घर में भी एक बेटी है, आप भी एक बेटी के माता पिता हैं। आज आप दूसरे के बेटी का ध्यान अपने घर में एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह रखेंगे तो कल दूसरे भी आपकी बेटी को उतना ही मान और सम्मान देंगे। जब नेहा के पिताजी ने बोला तो आनंद जी बोले, आपने सारी बातें बहुत पते की कही है। आशा करता हूँ कि निशांत और उसकी माँ को भी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तभी विमला जी नेहा को आवाज लगाई। नेहा कमजोर कदमों से बाहर आई और अपनी माँ के गले में लगकर जोर जोर से रोने लगी। विमला जी बोली, क्या कुछ दिनों के लिए नेहा को हम हमारे साथ ले जाएं? जब इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी तो निशांत इसे लेने आ जाएंगे। सुधा जी एकदम मुस्कुराते हुए बोली, नहीं जी, बिल्कुल नहीं बहन जी। अब नेहा आपके पास तब आएगी जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। इसकी सेहत की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगी। आप इसकी तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो जाइए। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। निशांत ने भी नेहा की माँ और पिता को आश्वस्त करते हुए कहा। सुधा जी ने आगे कहा, बेटा निशांत, ऐसे कैसे तू अपने सास ससुर को जाने के लिए बोल रहा है? जरा उन्हें भी अपने समधन के हाथ का चाय नाश्ता खाने का लुत्फ तो उठाने दे। ये कहकर सुधा जी रसोई में जाने लगी। उनको रसोई में जाते देख विमला जी भी उठकर उनके साथ रसोई में चली गई। दोनों ने मिलकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और हंसी खुशी और कह कहो के साथ में खान पान का लुत्फ उठाया। नेहा ने जब इन लोगों को इस तरह से हंसते मुस्कुराते खाते पीते देखा तो उसके दिल को भी तसल्ली मिली कि अब वह अपने घर में अपने लोगों के बीच में है, जो उसका घर के एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह ही ध्यान रखेंगे। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? सबक, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। एक लाइक और कहानी के बारे में राय ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके आगे बढ़िएगा। आपका दिन शुभ हो।